हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं? तो आपका यूपी टेट का पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो आज हम यूपी टेट के पीवाईक्यू का जो पेपर 2016 में हुआ था, उसके पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पेपर सभी के लिए हैं। पेपर 1, पेपर 2 जिनको भी देना है यूपी टेट का पेपर, ये सभी के लिए होगा। तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक जी का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं? तो थॉर्नडाइक जी ने किसके ऊपर थ्योरी दी है? तो थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत में आता है। थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया था। इस प्रयोग से उन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? जो सीखने के वक्र हैं वो किसके सूचक हैं? सीखने की प्रकृति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या फिर सीखने की रचनात्मकता के स्वरूप हैं? तो सीखने के जो ये वक्र होते हैं ये किसके स्वरूप के अंतर्गत आएंगे? ये ऑप्शन नंबर ए सीखने की प्रगति के ही सूचक होते हैं। जो विशेष सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा और बाल्टन ने दिया है, डॉलर और मिलर ने दिया है, कार्ल रॉजर्स ने दिया है, या युंग ने दिया है? तो ये जो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये बंडूरा जी की थ्योरी है। इन्होंने दिया है, बंडूरा और बाल्टन जी ने दिया है। बाल्टन द्वारा 1977 में दिया गया था, जबकि डॉलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम का सिद्धांत कार्ल रॉजर्स ने सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत और युंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है वो निम्न में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, अधिगम का, या नैतिकता का? तो ये किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? जितने भी मिरर ड्राइंग टेस्ट है ये अधिगम को मापने का टेस्ट है। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम का सीखने का मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन, या मानक विचलन? मैथ से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माध्यिका। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक सांख्यिकीय विधि है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है एक सांख्यिकीय विधि है जिसके द्वारा स्कोर की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत मीन, मीडियन, मोड सारे निकाले जाते हैं। मीन माध्यिका होती है, मीन माध्य होता है, मीडियन मोड और माध्यिका होती है, और मोड बहुलक को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो इस सबसे अलग है? टीएटी है, 16 पीएफ है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, या ड्रॉयमैन टेस्ट है? तो इसमें से कौन सा सबसे अलग हो जाएगा? तो इसमें बी सही है, 16 पीएफ जो है वही इससे अलग है। 16 पीएफ एवं अन्य 3 विकल्प जो दिए हुए हैं, टीएटी, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉयमैन टेस्ट, तीनों प्रक्षेपी तकनीकी हैं। जबकि जो 16 पीएफ होता है ये कैटल जी है ना, उन्होंने दिया हुआ है, ये निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय से प्रतिपादक थे। जो विकासात्मक कार्य है इसके प्रत्यय के प्रतिपादक थे। हॉबिंगबर्ग जी हैं, हेनरिक्स हर्ष जी हैं, जीन ब्याजे जी हैं, हॉल है। तो ये किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हेविंगर्स का है। हेविंगर्स ने ही जो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? जो सृजनशीलता है उसकी पहचान के लिए सृजनात्मक चित्र परीक्षण किसने दिया? मैरीफील्ड ने दिया, टॉरेंसन ने दिया, कॉल एवं ब्रूस ने दिया, या कैंट ने दिया? तो ये टॉरेंस जी हैं, उन्होंने दिया है। टॉरेंस ये हैं जिनको सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टॉरेंस ने द्वारा सन 1971 में किया गया, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम को जो प्राथमिक नियम है उनमें से एक है।
अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। तो इसमें से कौन सा है? आप देख रहे हो थॉर्नडाइक जी के जो नियम है हर बार पेपर में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। पेपर 1 में पूछा था, पेपर 2 में भी देखो ये आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। बाकी प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन के लिए किया जाता है, प्रयोगीकरण के लिए किया जाता है, सर्वेक्षण के लिए किया जाता है या अंतर्दर्शन के लिए किया जाता है? तो अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, केस स्टडी के लिए ही अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। केस स्टडी होती है जिससे किसी बच्चे से रिलेटेड एक पूरा केस है, उससे कुछ आप स्टडी करते हो तो आप अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम जो उपयोग है उसके माध्यम से ही करी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब व्यक्ति को एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन कहते हैं, स्मृति कहते हैं, अधिगम अंतरण कहते हैं या बौद्धिक विकास कहते हैं। तो इसके किसके अंदर आ जाएगा? मान लो किसी ने कोई चीज़ एक सीखी, वो उसको एक परिस्थिति की सीखी गई चीज़ किसी दूसरे को प्रभावित करती है या उसमें यूज में आती है या जो भी प्रभाव उसका पड़ता है उस पर, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये अधिगम का अंतरण के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जी वॉटसन के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या उपक्रम। तो ये किसके क्या है उन्होंने बताया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपक्रम। अनुसार सृजनात्मक जो चिंतन है उसका प्रथम चरण डी उपक्रम होता है। इसके तीनों चरण मैं आपको बता देता हूँ। चारों चरण, सबसे पहले उपक्रम होता है, देन उद्भवन होता है, फिर उद्भासन होता है और नंबर 4 मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे लास्ट में आएगा, तो ध्यान रखिए ये चीज़। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ने प्रत्यय और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भूल का सिद्धांत जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? पावलो ने दिया, हेगर्टी ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया या रॉस ने दिया? तो ये किसने दिया? ये थॉर्नडाइक जी की बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, इस पर उन्होंने यूज किया था। प्रयास एवं भूल, थॉर्नडाइक जी का अधिगम प्रयास एवं भूल के ऊपर दिया है, 1898 में किया गया था। यह प्रयोग उन्होंने बिल्ली पर किया था, जबकि पावलो ने अधिगम का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया है। पीटर हेगर्टी ने सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं एम.एल. मन है, एस. फ्रायड हैं, G.W. आल्फोर्ड हैं या J.E. डेसिल है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ये डेफिनेशन किसने दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद होती हैं या तो नहीं याद होती हैं। तो इसको ना आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा याद रह जाएगा तो आप इसको कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी G.W. आल्फोर्ड जी हैं, उनकी ये डेफिनेशन है। G.W. आल्फोर्ड, ये है परिभाषा आल्फोर्ड ने व्यक्तित्व के संबंध में 1937 में दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने में पलायन आधारित है। सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर या विलंबन पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन, यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ है, इसीलिए जो सीखने का पलायन हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे कहते हैं। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे कहते हैं अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे स्वर विज्ञान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम क्या नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तर्क करना। ये पहचानने का आयाम नहीं है।
तर्क करना स्मृत की तात्पर्यपूर्ण सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाने से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तर्क करना वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, टीएटी द्वारा बनाया गया था, रूसा द्वारा, आलपोर्ट द्वारा या मैस्लो द्वारा, मरे के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? टीएटी की फुल फॉर्म होती है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ये किसके द्वारा बनाया गया था? यानी हिंदी में इसको कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यह निर्माण 1935 में सीडी मॉर्गन तथा एचएल मुर्रे ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है उसमें बाधा आना क्या कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या आक्रामकता। तो ये कुंठा की डेफिनेशन है। आपने कोई लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर रहे हैं, उसमें अचानक से बाधा आ जाती है, तो आपके मन में क्या होती है या दिमाग के अंदर आपके क्या बन जाता है? तो आपको उसको लेके कुंठा होती है। कुंठा को हिंदी में कुंठा कहते हैं, इंग्लिश में इसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। आपको फ्रस्ट्रेशन होती है जब भी आपका कोई काम चलता हो रहा होता है, वो अचानक से रुक जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिक, आनुवंशिकता या हार्मोन या समाज। तो आंखों का जो रंग होता है उसे आंखों का रंग, बालों का रंग, हाइट या आपकी कहते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर या आपकी बॉडी का कलर, ये क्या निर्धारित करता है? ये जरूरी नहीं अगली बार आंखों के बारे में पूछा है, अगली बार किसी और के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको आनुवंशिकता यानी कि आपको पेरेंट्स आपके जो हेरिडिटी है उससे ही मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन में संबंधित है? जो आधार आयु है निम्न में से किसके मापन में संबंधित है? रुचि का, अभिव्यक्ति का, बुद्धि का या अवधान का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आधार आयु निम्न में से बुद्धि के मापन में यूज होता है। आधार आयु बुद्धि मापन से संबंधित है। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल कर लेता है उसे आधार वर्ष कहा जाता है कहते हैं, तथा जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता है उसे बालक का आधार या निम्न टर्मिनल वर्ष आयु कहते हैं। आधार आयु का संप्रत्यय विलियम स्टन ने 1912 में दिया था। ये आप डेफिनेशन जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करते हैं तो उसे किसका उदाहरण कहेंगे? एक शिक्षक ने बच्चे को डांटा, उसने घर आके क्या किया, अपनी छोटी बहन को उसके बदले उसने अपनी छोटी बहन पर गुस्सा निकाला। तो ये क्या है? विस्थापन है, उदात्तीकरण है, रूपांतरण है या प्रतिक्रिया निर्माण है। तो इसका ऑप्शन है ये विस्थापन है। उसने अपनी गुस्सा जो टीचर पे, आप उस टीचर पे तो गुस्सा कर नहीं सकता, तो घर पे आया, उसकी छोटी बहन थी, उस पर उसने वो अपनी गुस्सा निकाल दी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये विस्थापन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सीखने में गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन संबंधित है उसके बारे में पूछ रहे हैं। पावलोजी है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, कोलर है। तो आप देखते ही सीख गए होंगे। ये कोलर जी के बारे में पूछ रहे हैं। गेस्टाल्टवादी कोलर, कोफका, बर्दिमर, तीनों ही नाम आप याद कर रखिए। हो सकता है अगली बार कोलर की जगह कोफका लिखा हो सकता है या फिर मैक्स बर्दिमर लिखा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर है, इरोस शब्द संबंधित है। जो इरोस है वो किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, मरण मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, भय मूल प्रवृत्ति से है या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो इरोस ये ना थॉर्नडाइक जी जो सिगमंड फ्रॉइड जी हैं उनके द्वारा दिया गया था। इरोस और थाइनोस ये उनके द्वारा दिए गए। थाइनोस वही जिसके ऊपर हॉलीवुड की मूवी बनी थी, थाइनोस था, जिसमें वो सबको मारना चाहता था, सब पे कंट्रोल करना चाहता था, इसी से वो नाम लिया गया था। तो जो फ्रॉइड जी हैं उन्होंने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांट दिया है। एक जीवन मूल प्रवृत्ति है, एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। तो जीवन मूल प्रवृत्ति को उन्होंने इरोस कहा है तथा जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है उसको थैनाटोस कहा है। तो इसी से थैनाटोस बना था जो उसने अंगूठियाँ पहन ली थी। आपने अगर जो हॉलीवुड की मूवी होगी एंड गेम, उसमें ये दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, और अगर इसी की जगह थैनाटोस दिया होता तो ये मरण की जो मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अहम निर्देशित होता है। जो आपका अहम है वो किससे निर्देशित होता है? देख रहे हो आप, सिगमंड फ्रॉइड का रिपीटेड दोनों क्वेश्चन लगातार पूछ लिए। सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो जो सिगमंड फ्रॉइड जी थे इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात करी है। तो जो अहम होता है ये वास्तविकता पे आधारित होता है। अहम मतलब ईगो,
एड क्या करता है, एड ना बच्चे की तरह होता है, जो उसे चाहिए वो चाहिए पूरी तरीके से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन देख रहा है, डांटेगा, किसने क्या बात कही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इड होता है। ईगो जिसको आप अहम कहते हैं, अहम ना वास्तविकता पे आधारित होता है, जो सही होगा वही करेगा। और जो सुपर ईगो होता है वो देवता की तरह काम करता है, इतना ज़्यादा नहीं करना, महान काम करने के बारे में सोचना, ये सुपर ईगो में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित होता है अहम। मैंने तीनों ही बता दिया आपको। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्लासिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। अब देख रहे हो साइंस से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप सीडीपी में वो अलग अलग से भी एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते ये क्या पूछ लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इससे भूख कम हो जाती है। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आय क्या होगी। इसमें आप इसी से, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आय क्या होगी। तो इसको आप फॉर्मूला मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100 अगर आप इसमें लगाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। जो 12 वर्ष है उसकी 12 वर्ष आय निकल आएगी। आप इसको निकाल के देखना, फॉर्मूला लगा के निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों ही होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक है, क्या है जो मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है वो क्या है। मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या कार्य प्रारूप विकृति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये चिंता विकृति के अंतर्गत आता है। इसकी डेफिनेशन में एक बार बता देता हूँ। मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराता रहता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उसमें छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसके मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। अतः यह एक चिंता विकृति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने देख रहा हूँ कितनी जल्दी ये सारे रिपीट कर दिया आपको। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया किसके द्वारा, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, फ्रॉइड द्वारा या युंग द्वारा। तो ये युंग द्वारा दिया गया। सामूहिक अचेतन के बारे में युंग ने बात की है। युंग ने अचेतना को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत अचेतन और एक सामूहिक अचेतन। तो ये युंग के बारे में ही था। तो क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये थे आज के 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। 2016 में जो पेपर 2 हुआ था उसके सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे। सभी के लिए सारे पेपर आप देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना जैसे आपको ठीक लगे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं, ये इसकी आंसर की है, आंसर की एक बार आप देख लेना। इसका आप स्क्रीनशॉट दोबारा से आप इसको एक बार लगाएंगे, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना। पेपर आपका बहुत नज़दीक है तो इसकी तैयारी आपको बड़े अच्छे से करनी है। एक ही महीना बचा हुआ है, पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। आप सब ना ऐसा मत करिए कि पेपर 1 देख रहे हैं पेपर 2 नहीं देख रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 के जितने भी मैंने PYQ करवाए हुए हैं वो सभी के लिए हैं। ऐसा नहीं है पेपर 1 वाले पेपर 2 नहीं देख सकते या पेपर 2 वाले पेपर 1 को नहीं देख सकते, ये सभी के लिए। आप सब देखिए, कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हुआ। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यूपी टेट रिपीट करने के चांस और भी ज़्यादा हैं। 2021 में आप देख रहे हो पेपर रिपीट हुआ था, तो आप इसको ध्यान रखिए बहुत सारा। आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, पेपर की तैयारी करिए। बाकी हैव ए नाइस डे, थैंक यू।